गुड मॉर्निंग बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, जैसे भी होंगे कमेंट में बता दीजिएगा कि आपकी हालचाल क्या है। और क्षमा चाहता हूं क्योंकि 2 दिन से जो है लाइव क्लास नहीं चल पा रहा है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। लाइव क्लास में रिकॉर्डेड वीडियो जो है फंस रहा है, और ये प्रॉब्लम जो है वो टेक्निकल जिनका जो है कनेक्शन है, जिस सर्वर का कनेक्शन है, उन्होंने बोला है कि ये प्रॉब्लम जो है 2-3 दिनों तक जारी रहेगी। तो हम लोग जो है ये डिसाइड किए कि तब तक रिकॉर्डेड वीडियो जो है आप लोगों तक पहुंचाया जाए, ठीक है, ताकि आपका सिलेबस जो है वो पीछे ना हो। तो ध्यान दीजिएगा, पिछला जो लेक्चर हम लोग पढ़े थे वो लेक्चर नंबर 14 तक स्टडी किए थे, जिसमें मैं आप लोग को प्रॉब्लम करवा रहा था, ठीक है। 3.15 तक फैराडे लॉ पर प्रॉब्लम हम लोग स्टडी किए हुए हैं लेक्चर नंबर 14 में, और लेक्चर नंबर 13 में भी स्टार्ट हुआ है कुछ प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन नंबर 3.16 रह गया था एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन क्या कहता है समझ लेते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन क्या कहता है बउआ? क्वेश्चन कह रहा है कि 3 ठो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, तीनों का नाम दिया हुआ है ए और बी और सी, और तीनों में जो है अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रखा गया है। जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन रखा गया है, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन रखा गया है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखा गया है, और तीनों को जो है एक सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है। सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब क्या है? सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब होता है कि अगर एक सेल से जितना करंट फ्लो होगा वह स्टेडी करंट, स्थिर करंट, कांस्टेंट करंट बाकी दोनों सेल से भी फ्लो होगा। यानी जितने सेल सीरीज में कनेक्ट होते हैं उन सारे सेलों से सेम करंट फ्लो करता है, एक स्टेडी करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो तीनों को जो है सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है। कौन कौन सेल को बउआ? यहां पर जो है जो डाटा गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। सॉल्यूशन देखिए, सेल ए है, सेल बी है और सेल सी है। ए, बी और सी 3 सेल है बउआ। ध्यान दीजिएगा, तीनों सेल में 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रखा गया है। एक ZnSO4 का सॉल्यूशन है, सेल ए में जो है वो ZnSO4 का सॉल्यूशन रखा गया है। सेल बी में जो है वह सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन रखा गया है, और सेल सी में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखा गया है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखा गया है, ठीक है। अब जो है तीनों सेल से एक स्टेडी करंट आई जो है जिसका की वैल्यू 1.5 एम्पियर है, यह फ्लो कराई जा रही है, ठीक है। तीनों जो है सीरीज में कनेक्टेड है, तो तीनों सेल से सेम करंट फ्लो होगा। आई का वैल्यू तीनों के लिए क्या होगा? सेम होगा। आई जो है 1.5 एम्पियर या तीनों से फ्लो होगी, तीनों से फ्लो होगी, ठीक है। अब आ जाइए, इसके बाद कहता है कि 1.5 एम्पियर का करंट तब तक फ्लो कराया जाता है जब तक कि सिल्वर का इतना ग्राम डिपॉजिट नहीं हो जाता है। तब तक फ्लो होता है जब तक कि सिल्वर 1.45 ग्राम कैथोड पर डिपॉजिट हो जाता है सेल बी में, ठीक है। ए स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर was passed through them
until 1.45 gram of silver deposited at the cathode of cell B। सेल बी में सिल्वर है, तो सिल्वर का जब तक मास 1.45 ग्राम डिपॉजिट हो जाता है तब तक करंट को फ्लो कराया जाता है। यानी टाइम हमें नहीं पता है, और यह जो लिखा हुआ है डिपॉजिटेड एट द कैथोड ऑफ सेल बी until 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, तो यही से हम लोग टाइम कैलकुलेट करेंगे, कितने टाइम तक करंट फ्लो हुआ, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो मास दिया हुआ है सिल्वर का, सिल्वर का मास दिया हुआ है बउआ कितना ग्राम, 1.45 ग्राम दिया हुआ है। सिल्वर का मास 1.45 ग्राम दिया हुआ है। ओके, इतना दिया हुआ है। टाइम नहीं पता है, टाइम नहीं पता है, टाइम नहीं पता है, टाइम निकाल देंगे। और यह जो टाइम आएगा, यह जो टाइम आएगा, यही टाइम यहां पर पुट करेंगे, यही टाइम यहां पर भी पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि करंट जो है उतना ही समय तक फ्लो हुआ है जितने समय में सिल्वर का इतना ग्राम मास डिपॉजिट हो जाता है कैथोड पर, उतना ही समय तक करंट फ्लो हुआ है। ठीक है, तो जितना टाइम आएगा यहां पर उतना ही टाइम इस सेल से भी गया और इस सेल से भी गया, क्योंकि तीनों सेल सीरीज में कनेक्ट है। अब आ जाइए, टाइम निकालने का तरीका क्या है। देखिए आपके पास क्या क्या पता है, एम, टी और आई। ऐसा कौन सा फैराडे लॉ में फॉर्मूला आपने पढ़ा है जिसमें कि एम, टी और आई तीनों आ जाता है? ऐसा कौन सा आपने फॉर्मूला पढ़ा है जिसमें कि एम, टी और आई तीनों आ जाता है? याद आ गया आप लोग को? एम इक्वल्स टू ई बाई एफ आई टी, ये ना फॉर्मूला था। कौन सा फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं? एम इक्वल्स टू ई बाई एफ आई टी। याद आ गया? तो ध्यान दीजिएगा बहुआ, फॉर्मूला ये कौन सा यूज होगा? तो फॉर्मूला यूज होगा हम लोग का एम इक्वल्स टू ई अपॉन एफ आई टी। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए इसमें क्या क्या जो है, कौन सा क्या क्या चीज है। आई तो आपका करंट हो गया, टी आपका टाइम हो गया, एफ के बारे में आप जानते हैं। एफ का मतलब होता है नंबर ऑफ फैराडे, जिसका वैल्यू होता है 96,500 कूलम्ब। 96,500 कूलम्ब होता है एफ का वैल्यू। ठीक है, एफ का वैल्यू आपको कितना पुट करना है? तो 96,500 कूलम्ब आपको पुट करनी है। आई का वैल्यू आपको पता है। ई कैसे निकलता है? ई क्या है? तो ई है बउआ इक्विवेलेंट वेट। ई क्या है? तो ई है इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट किसका निकलेगा? किसका निकलेगा बउआ? तो जो मेटल होगा, इसमें जो एलिमेंट होगा उसका इक्विवेलेंट वेट निकलेगा। जैसे सेल बी में इक्विवेलेंट वेट हमें निकालना है, तो एम किसका दिया हुआ है? एम किसका दिया हुआ है? सिल्वर का। यह एम जो है हम लोग यहां पर एम लिख रहे हैं, तो जिसका एम होगा उसी का इक्विवेलेंट वेट होगा, जिसका मास होगा उसी का इक्विवेलेंट वेट होगा, जिसका मास उसी का इक्विवेलेंट वेट होगा। ठीक है, आ जाइए। तो यहां पर मास किसका है? सिल्वर का, तो इक्विवेलेंट वेट भी किसका? सिल्वर का। ध्यान दीजिएगा, तो इक्विवेलेंट वेट, और सिल्वर है क्या? एलिमेंट है। सिल्वर क्या है? एलिमेंट है। एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट होता है? तो मैंने तरीका बताया था आपको, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट आपको निकालनी होगी, तो आप उसके एटॉमिक वेट को वैलेंसी से डिवाइड कर दो।
एटॉमिक वेट को वैलेंसी से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आपका जो है इक्विवेलेंट वेट उस एलिमेंट का निकल जाएगा। तो सेल बी में इक्विवेलेंट वेट किसका हमें निकालना होगा? एजी का। सेल ए में इक्विवेलेंट वेट किसका निकालना होगा? तो जेडएन का। ध्यान दोगे बहुआ? सेल बी में इक्विवेलेंट वेट किसका? तो एजी का। सेल ए में इक्विवेलेंट वेट किसका? जेडएन का। सेल सी में इक्विवेलेंट वेट किसका? कॉपर का। और इक्विवेलेंट वेट निकालने में किसका जरूरत पड़ेगा? एटॉमिक वेट का जरूरत पड़ेगा। किसका जरूरत पड़ेगा? एटॉमिक वेट का जरूरत पड़ेगा। जेडएन का एटॉमिक वेट आपको याद है, सिल्वर का एटॉमिक वेट आपको याद है, कॉपर का एटॉमिक वेट आपको याद है? नहीं याद है कोई बात नहीं, हम तुरंत बताते हैं। ठीक है ना, आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कहा गया है कि दूसरे को देख हैरान मत हो, दूसरे को देख हैरान मत हो, खुदा तुझे भी देगा परेशान मत हो। क्या देगा? बुद्धि, विवेक, ज्ञान। तो घबराने की बात नहीं है, प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आ रहा है या नहीं आया, कोई चिंता की बात नहीं है। आने का प्रयास करना है, उसको लाने का प्रयास करना है कि नेक्स्ट टाइम से मेरे को भी वो चीज आ जाए। होपलेस नहीं होना है, अपने अंदर की ऊर्जा को बरकरार रखना है, पॉजिटिव वे में जो है सोचना है, सकारात्मक सोचना है। ठीक है, अगर भूल गए हैं तो एक बार उसको रिवाइज करके रिमाइंड कर लेंगे, फिर से आ जाएगा। ठीक है, होपलेस हो करके किसी मार्ग को छोड़ा नहीं जाता है। आग और चाहत के बूते इंसान कठिन से कठिन मार्ग को भी आसान और अपने अनुकूल बना लेता है। इस जुनून से आपको जो है लगे रहना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो एटॉमिक वेट जेडएन का, सिल्वर का, कॉपर का हम जस्ट बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए, तो यहां से जो है हमें इक्विवेलेंट वेट सिल्वर का निकाल लेना है। सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा तो एटॉमिक वेट किसका पुट करेंगे? सिल्वर का। और सिल्वर का एटॉमिक वेट होता है 108, वैलेंसी कितना होगा? 1 होगा। कैसे? तो देखिए, ये सिल्वर है और ये नाइट्रेट है। यहां पर जो है नाइट्रेट निगेटिव रेडिकल होता है और इसकी वैलेंसी जो होती है वो 1 होती है, चार्ज होता है इस पर -1। ठीक है, और यह सिल्वर हो गया, तो NO3 पर -1 तो सिल्वर पर +1, दोनों कैंसिल आउट हो जा गया है। तो क्या बन गया? AgNO3। अब जो है सिल्वर का वैलेंसी देखना है तो NO3 के नीचे देखेंगे। सिल्वर का वैलेंसी कितना? 1। NO3 का वैलेंसी कितना? 1। ठीक है, दोनों का वैलेंसी 1 1 है, तो इसलिए सिल्वर का वैलेंसी 1 हो गया। आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। तो सिल्वर का वैलेंसी हो गया आपका 1। इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया? 108। जब आप इसे ग्राम में रिप्रेजेंट कर दोगे तब यह हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। अब आ जाइए, ई का वैल्यू आपने निकाल लिया, एफ का वैल्यू आपको पता ही है। एफ का वैल्यू कितना होता है? एफ का होता है 96,500 कूलम। ठीक है, आई का वैल्यू आपको पता है 1.5 एम्पियर। टी निकालना है तो टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? गौर करो, वहां से उसी फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे कि टी इक्वल्स टू हो जाएगा m इंटू एफ अपॉन ई इंटू आई। ठीक है,
ये आपका टाइम हो जाएगा, m इंटू एफ ई इंटू आई, ये टाइम हो जाएगा। ठीक है, आप यहां से t कैलकुलेट करो, t इक्वल्स टू हो जाएगा m इंटू एफ ई इंटू आई। m का वैल्यू कितना होगा? m का वैल्यू होगा 1.45 ग्राम। f का वैल्यू कितना होगा? 96,500 कूलम्ब। e का वैल्यू कितना होगा? 108। e का वैल्यू कितना पुट कीजिएगा? 108। i का वैल्यू कितना पुट कीजिएगा? i का वैल्यू पुट कीजिएगा 1.5 एम्पियर। ठीक है, और यहां से t आपका सेकेंड में कैलकुलेट हो जाएगा। कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है t, देखिए मोबाइल से, तो t आपका आ जाएगा, देखिए तो मिलाइएगा तो 863.7 सेकेंड में टाइम आ जाएगा आपका, सेकेंड में इतना। तो करंट कितने समय तक फ्लो हुई तीनों सेलों से? चूंकि सीरीज में कनेक्टेड है तो तीनों सेलों से करंट कितना फ्लो हुआ? 863.7 सेकेंड। अब इस टी को उठा करके और इन दोनों में रख देना है, सेल ए में और सेल बी में, सेल सी में। ठीक है, बी से निकल गया। तो टी का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया और इसको मैं उठा करके यहां पर रख देता हूं 863.7 सेकेंड। ठीक है, ये टी का वैल्यू हो गया। अब आ जाइए, अब क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट मास ऑफ जिंक एंड कॉपर डिपोजिटेड। तो यानी मास ऑफ जेड और मास ऑफ कॉपर आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, सेम फार्मूला लगाएंगे, m इक्वल्स टू ई बाई एफ आई टी, ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, m निकालेंगे, वहां से m निकाल लेंगे। अब किसका जरूरत पड़ेगा? तो इसमें जेड के ई का जरूरत पड़ेगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जेड का जरूरत पड़ेगा। तो जेड का एटॉमिक वेट होता है 65.4। चूंकि किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो उसके एटॉमिक वेट को वैलेंसी से डिवाइड कीजिए, 65.4 होता है। अब जेड का वैलेंसी कितना होगा? तो SO4 का होता है वैलेंसी माइनस, SO4 पर चार्ज होता है -2, तो SO4 का वैलेंसी कितना? 2। तो SO4 पर -2 और Zn पर +2। ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 भी कैंसिल आउट हो गया, ZnSO4। तो देखने में तो 1 लग रहा है, लेकिन यहां पर कैंसिल आउट कितना हुआ है? 2। SO4 की वैलेंसी कितनी होती है? 2। तो SO4 पर 2 तो Zn पर 2, यानी दोनों का वैलेंसी कितना है? 2 है। ठीक है ना, तो ये समझना है यहां से, कॉन्सेप्ट से, दोनों का वैलेंसी 2 है। तो आ जाइए, यहां पर Zn का वैलेंसी हम लोग कितना पुट करेंगे? यहां पर Zn का वैलेंसी हम लोग 2 पुट करेंगे, यहां पर वैलेंसी हम लोग 2 रख दिए। ठीक है, अब आ जाइए, गौर कीजिएगा, ये आपका कितना आ जाएगा? तो ये आपका आ जाएगा 32.7 ग्राम में आप रख सकते हो, ग्राम इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आ जाइए, गौर कीजिएगा, अब आपको m निकालना है। तो m का फॉर्मूला लगाओगे, m इक्वल्स टू ई बाई एफ आई टी, लगाइए फॉर्मूला, m इक्वल्स टू ई अपॉन एफ आई टी, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, E का वैल्यू कितना पुट करोगे? तो E का वैल्यू पुट करोगे 32.7। F का वैल्यू कितना पुट करोगे? F का वैल्यू कितना पुट करोगे? तो 96,500। I का वैल्यू कितना पुट करेंगे? 1.5 एम्पियर। T का वैल्यू सेकेंड में ही पुट करना है, 863.7 सेकेंड। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना है, जितना आएगा उतना क्या रख दोगे?
ग्राम रख दोगे और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा, जितना आएगा उतना आपको ग्राम वहां पर रख देना है। ठीक है, देख लीजिएगा कितना ग्राम आ रहा है और कमेंट में बताइएगा कि कितना ग्राम जेड का मास आया आपका। ठीक है ना, और सेम तरीका, सेम फॉर्मेट अपनाना है सेल सी के लिए। सेल सी के लिए भी आपको सेम फॉर्मेट अपनाना है। सेल सी में क्या होगा, वही सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर निकालेंगे। कॉपर सल्फेट है तो SO4 का वैलेंसी 2, तो कॉपर का भी 2, 2 कैंसिल आउट हो गया है। तो कॉपर का एटॉमिक वेट होता है 63.5 और वैलेंसी हो गया 2। ऐसे कॉपर का 2 वैलेंसी होता है। आप लोग जानते होंगे क्यूप्रस और क्यूप्रिक होता है, क्यूप्रस और क्यूप्रिक होता है। तो कॉपर का यहां पर जो है 2 होगा। क्यों 2 होगा, क्यों 2 होगा, रीजन क्या है, तो SO4 के साथ जुड़ा है। तो SO4 का 2 होता है तो कॉपर का 2 कैंसिल आउट हो गया, इसलिए क्या बना है, CuSO4 बना है। ठीक है, आ जाइए 63.5/2, 2 से इसको डिवाइड कीजिए, 3 1.25, ये कॉपर का इक्विवेलेंट वेट हो गया। कोई प्रॉब्लम, IT और ये हो गया। अब आ जाइए बउआ, अब जो है मास ऑफ कॉपर निकालना है, तो M = E/FIT फॉर्मूला लगाइए और M को पाइए। E का वैल्यू पुट करना है आपको 31.25, F का जो है 96,500 कूलम, I का पुट करना है 1.5 और T का पुट करना है आपको 863.7 सेकेंड, और देख लेना है कि मास ऑफ कॉपर कितना आया। ठीक है, और आंसर मिला लेना है। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बना लीजिएगा। अब हम लोग जो है थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। फैराडे लॉ पर न्यूमेरिकल्स को हम लोगों ने सॉल्व किया, जो भी फॉर्मूला था सारे फॉर्मूला का हम लोगों ने यूज किया। M = E/FIT, ठीक है, M = ZQ, ठीक है, M = ZE, ये सारे जो भी फॉर्मूला हम लोग ड्राइव किए थे उन सारे फॉर्मूला का हम लोगों ने एप्लीकेशन देखा। अब हम लोग बहुआ थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। थ्योरी हम लोग का स्टार्ट होगा आपका फिजिक्स से रिलेटेड, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के भी नाम से जानते हैं। रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है और इसे रो से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, रो से डिनोट करते हैं। डेंसिटी को भी रो से डिनोट करते हैं केमिस्ट्री में, उसी प्रकार फिजिक्स में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को भी रो से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और इसके बारे में आप पहले से परिचित भी होंगे, इंट्रोड्यूस भी होंगे फिजिक्स में। रेजिस्टेंस होता क्या है पहले से आप लोग को पता है। जैसे मान लीजिए कि ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है बउआ, ध्यान दीजिएगा, ये जो है कंडक्टर है। तो इस कंडक्टर से करंट जब फ्लो करता है तो कंडक्टर के जो मीडियम पार्टिकल्स होते हैं, यानी इस कंडक्टर के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, यानी जिस पार्टिकल से ये कंडक्टर बना हुआ है, इस कंडक्टर को बनाने वाले जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सब जो हैं, वो करंट के फ्लो के डायरेक्शन में ऑपोजिशन ऑफर्ड करते हैं, यानी करंट को फ्लो होने से रोकते हैं। करंट क्या है, करंट क्या है, करंट जो है इलेक्ट्रॉन्स या आयंस का फ्लो होता है। ठीक है, अगर मेटेलिक कंडक्टर है, जैसे यह जो है, ये जो हमने हाथ में जो वायर लिया हुआ है, ये आपका मेटेलिक कंडक्टर है। तो मेटेलिक कंडक्टर में क्या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है।
तो अब आ जाइए, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोज कौन करता है? तो इलेक्ट्रॉन्स जिस मीडियम से होकर के फ्लो करते हैं, जिस माध्यम से फ्लो करते हैं, जिस कंडक्टर से फ्लो करते हैं, उस कंडक्टर के जो पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, वो उस इलेक्ट्रॉन के मार्ग में आ जाते हैं, जिनसे वो इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है, और कोलाइड करने के बाद जो है उन्हें पुश करते हुए, स्पेस बनाते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है, तो अगर वो उसके रास्ते में नहीं आए या कम आए, जितने वो कम आएंगे उतना ही तीव्र गति से करंट फ्लो करेगा, उतना ही फास्ट करंट फ्लो करेगा। लेकिन जितना ज्यादा जो है उसके मार्ग में मीडियम के पार्टिकल्स आएंगे, उतना ज्यादा वो अवरोध उत्पन्न करेंगे, करंट को फ्लो होने से रोकेंगे, और यही जो है रेजिस्टेंस कहलाता है। इसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय मीडियम पार्टिकल्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ओके, आइए हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, अगर मान लीजिए कि जो ऑपोजिशन करने वाले जो पार्टिकल्स हैं उनको हटा दिया जाए रास्ते से, तो एकदम धड़ल्ले से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, फटाफट इलेक्ट्रॉन एकदम निकलेगा, यानी करंट के फ्लो का जो रेट होगा वो फास्ट हो जाएगा। आ जाइए बउआ, गौर कीजिएगा रेजिस्टेंस क्या होता है। तो लिखेंगे हम लोग, द opposition offered by particles of medium in the direction of flow of current, in the direction of flow of current, ध्यान दीजिएगा बउआ, in the direction of flow of current is known as resistance, is known as resistance। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। क्लियर है? रेजिस्टेंस कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा बउआ, ये रेजिस्टेंस जो होता है यह किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका जो है कंडक्टर हो गया, ये सेल हो गया, ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, उसकी मोटाई होगी, ये उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, मोटाई हो गई, ठीक है ना। ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, मोटाई हो गई। इसका यह जो है लेंथ हो गया, दोनों क्रॉस सेक्शन एरिया के बीच का जो डिस्टेंस होगा वह हो गया आपका एल, लेंथ हो गया। इस क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग ए से डिनोट करेंगे, ए हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया, ये ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये एल हो गया, लेंथ हो गया। तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कंडक्टर इतना लंबा है आपका, तो इलेक्ट्रॉन को इस एंड से लेकर इस एंड तक फ्लो करना है, इतना दूरी जो है कवर करना है। तो अपोजिशन जो है इतने डिस्टेंस के मीडियम पार्टिकल्स द्वारा ऑफर होगा।
इतने दूरी तक आने में मीडियम पार्टिकल्स उसको जो है रोकेंगे, उन सारे मीडियम पार्टिकल से वो इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हुए इतना दूरी कवर करेगा। अब जो है हटा दिए, अब इतना छोटा कर दिए कंडक्टर को इतना छोटा कर दिए, तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहीं तक जाना पड़ेगा, यानी लेंथ कम हो गया, जाने में कम समय लगेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। जितना लंबा होगा कंडक्टर उतना ही उसका रेजिस्टेंस जो है क्या होगा, ज्यादा होगा, उतना ही रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। कम होगा तो कंडक्टर जो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, लेंथ कम तो रेजिस्टेंस कम होगा, लेंथ जो है ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। यानी रेजिस्टेंस जो होता है बउआ, आर जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का, एल का। वेयर एल क्या है, एल क्या है बउआ, इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं और यहां पर लिख लेते हैं वेयर एल इक्वल्स टू, देखिएगा एल इक्वल्स टू, एल को 2 चीज बोला जाता है। अगर सिर्फ कंडक्टर की बात करें, जैसे ये आपका कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, तो इसका यह लेंथ हो गया, एल क्या है, लेंथ है। और इसका जितनी मोटाई होती है, इस कंडक्टर की, इस तार की जो मोटाई होती है मिलीमीटर में, जैसे आप दुकान पर जाते हो तो आप बोलते हो कि वायर मेरे को जो है 0.5 mm का देना, 1 mm का देना, 2 mm का देना। जितना हेवी करंट को फ्लो कराना होता है उतना मोटा तार लेते हैं, उतना ज्यादा mm वाला तार लेते हैं, ठीक है ना, ताकि वो उसका जो है उससे ज्यादा करंट फ्लो करे, हेवी अमाउंट में करंट फ्लो करे, स्ट्रेंथ करंट का ज्यादा हो। तो ये कंडक्टर हो गया। तो इस कंडीशन में एल को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर सेल की बात करेंगे, हम लोग सेल की बात करेंगे, तो सेल के केस में हो जाएगा एल इक्वल्स टू, सेल के केस में हो जाएगा एल इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन बोथ इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल, बोथ इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल हो जाएगा। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, ए होता है, उसकी मोटाई होती है तबौआ, इतना पातर कंडक्टर रहेगा, इतना पतला कंडक्टर रहेगा, जितना पतला कंडक्टर रहेगा उतना ही ज्यादा जो है इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने में प्रॉब्लम होगी। और जितना ज्यादा मोटा रहेगा बउआ, जितना ज्यादा मोटा रहेगा उतना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन फटाफट बढ़ते जाएगा, क्योंकि उसके अंदर में स्पेस जो है ज्यादा वैकेंट मिलेगा। जितना मोटा कंडक्टर होगा अंदर में स्पेस वैकेंट मिलेगा और हड़ जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, ठीक है, फटाफट इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा बउआ। तो यह इक्वेशन 2 हो गया। इसका मतलब कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, इसलिए जो है उल्टा अनुपाती होता है, आर ऊपर तो ए नीचे, ए ऊपर तो आर नीचे, है ना। आ लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, इसलिए दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, इसलिए रेजिस्टेंस और क्रॉस सेक्शन एरिया एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब उल्टा अनुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समान अनुपाती, एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में एक बढ़ा तो दूसरा घटा। तो यहां पर वेयर ए क्या होगा, ए होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ
क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी मोटाई ऑफ कंडक्टर। ओके, अब दोनों इक्वेशन को यदि हम लोग मिला देते हैं बउआ, दोनों इक्वेशन को मिला देते हैं तो क्या होगा? फ्रॉम 1 and 2 R is proportional to L, चूंकि आमने सामने है तो L अपॉन A नीचे है तो L अपॉन A हो जाएगा। अब जो है इस साइन को हम लोग हटाएंगे, इस प्रोपोर्शन साइन को हटाएंगे तो इसके बदले में कुछ कांस्टेंट सटाएंगे। प्रोपोर्शन साइन हटेगा तो इसके बदले में कुछ कांस्टेंट सटेगा और वही कांस्टेंट रो होता है। उहे कांस्टेंटवा का तो रो माने डेंसिटी ना रजिस्टिविटी। क्या? रजिस्टिविटी, यही रो है रजिस्टिविटी। तो इस कांस्टेंट को हटाए आ एक जगह पर रो सटाए तो रो इंटू हो जाएगा एल अपॉन ए, रो इंटू एल अपॉन ए। इसी रो को वेयर रो, इसको क्या बोलते हैं बउआ? RHO, रो वेयर रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रजिस्टिविटी बोलो या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलो। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आप स्क्रीनशॉट पहले लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के यूनिट का। ठीक है, जहां से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के यूनिट का चर्चा करेंगे और यहां से आपके लिए आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आ जाइएगा। रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी का यूनिट, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी का यूनिट इंपॉर्टेंट, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, ये सब याद रखना है। इन सब का यूनिट आपको याद रखना है। यूनिट ऑफ आर पहले से आप जानते हो क्या होता है? ओम। और ओम को डिनोट कैसे करते हैं? इससे, इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको मोड़ देना है। आगे आएगा ऐसा, तो यह हो गया ओम और यह कहलाता है ग्रीक लेमडा। इसे कहते हैं ग्रीक लेमडा। ठीक है, लेमडा आप ऐसे डिनोट करते हो ना, ये जो है ये लेमडा हो गया, तो बिना 6 तोला पाई लिख देना है, वो हो जाएगा ग्रीक लेमडा। ठीक है, याद रखिएगा, आगे आएगा। तो ये ओम हो गया रेजिस्टेंस का यूनिट। और अगर हम लोग बात करें यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी का बात करें, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का बात करें, तो R इक्वल्स टू होता है रो इंटू एल अपॉन ए, यानी रो इक्वल्स टू हो जाएगा R इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, आ जाइए आप, ये हो गया रो। तो यूनिट ऑफ रो क्या होगा? यूनिट ऑफ रो निकालना है तो यूनिट ऑफ आर इंटू यूनिट ऑफ ए अपॉन यूनिट ऑफ एल होगा ना। यूनिट ऑफ आर क्या होगा? तो यूनिट ऑफ आर होगा ओम इंटू एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों आप रख सकते हो, दोनों रख सकते हो। एक सीएम से सीएम कैंसिल आउट, यानी ओम इंटू सेंटीमीटर, या
आप ओम इंटू मीटर भी लिख सकते हो, ओम इंटू सेंटीमीटर या ओम इंटू मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये किसका हो गया? तो यूनिट ऑफ रो हो गया, यूनिट ऑफ रो। इसको ऐसे नोट्स पर घेर लीजिएगा दूसरे कलर के पेन से। ठीक है, इसको याद रखना है, ये आपका यूनिट हो गया रो का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जैसे रजिस्टिविटी को हम लोग बोलते थे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसी प्रकार कंडक्टिविटी को बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं स्टाइलिश के से। ये के देख रहे हैं ना, ये स्टाइलिश के है, ये जो के है ये स्टाइलिश के है, और इसके बारे में आप लोग परिचित होंगे। ये क्या है? ये सिग्मा है। ठीक है ना, हाँ, 6 को थोड़ा सा विकलांग कर देना है, विकलांग 6 सिग्मा। स्टाइलिश के कप्पा, स्टाइलिश के कप्पा, विकलांग 6 सिग्मा। चलिए ध्यान दीजिएगा, कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस को हिंदी में बोलते हैं चालकत्व, यानी ये करंट को फ्लो करने में सपोर्ट करता है, जबकि रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस अपोज द फ्लो ऑफ करंट, व्हाइल कंडक्टेंस सपोर्ट द फ्लो ऑफ करंट। ये करंट के फ्लो में सहायक होता है, जबकि रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट के फ्लो में बाधक होता है, रुकावट होता है। ठीक है, तो जस्ट अपोजिट है, इट इज द अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस। और अपोजिट को आप क्या बोलते हो? रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस विच सपोर्ट्स द फ्लो ऑफ करेंट, which supports the flow of current। आइए, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को हम लोग डिफाइन करते हैं बउआ, कंडक्टेंस को डिफाइन करते हैं। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को डिनोट कैसे करते हैं? तो सी से भी आप डिनोट कर सकते हो, जी से भी डिनोट कर सकते हो, दोनों से डिनोट करते हैं कंडक्टेंस को। सी और जी दोनों से डिनोट किया जाता है। क्या होता है, क्या लिखेंगे बउआ? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो क्या करता है, विच सपोर्ट्स, जो कि सपोर्ट्स करता है, समर्थन करता है, सहायक होता है, विच सपोर्ट्स द फ्लो ऑफ करेंट, जो करेंट के फ्लो में सहायक होता है, विच सपोर्ट्स द फ्लो ऑफ करेंट। ओके, आइए बउआ, अब हम लोग इसको एनालिटिकल फॉर्म में देखते हैं, फॉर्मूला देखते हैं। दैट इज सी इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इट मींस 1 अपॉन आर, आर इनवर्स। ओके, सी इक्वल्स टू 1 अपॉन आर हो गया। सी भी आप लिख सकते हैं, जी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? याद रखिएगा, दोनों से डिनोट करते हैं, कोई प्रॉब्लम? चलिए बउआ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब आ जाइए, अगर यूनिट की बात हम लोग करें, आप बताइए, आर का फॉर्मूला लिख सकते हैं यहां पर, सी इक्वल्स टू आर बराबर क्या होता है, रो इंटू आर इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए होता है ना। तो बताइए, सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 बाई रो अलग हो गया,
और ए ऊपर चला गया और एल नीचे आ गया। ठीक है, और 1/रो को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा बउआ, 1/रो को ही हम लोग कप्पा बोलते हैं या सिग्मा भी बोलते हैं। कप्पा या सिग्मा बार बार हम नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा, कप्पा ही सिग्मा है, सिग्मा ही कप्पा है। ठीक है, राम ही रहीम है और रहीम ही राम है। ध्यान दीजिएगा, कप्पा इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आ जाइए, कप्पा कहां से आया बउआ, तो कप्पा इक्वल्स टू हो गया 1/रो। अब गौर कीजिएगा, कप्पा को क्या बोलते हैं, पता है वहां से। कप्पा क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी है। ठीक है, कप्पा इक्वल्स टू 1/रो हो गया। अब अगर हम लोग यूनिट की चर्चा करते हैं, यूनिट की चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यूनिट की चर्चा करते हैं बउआ। यूनिट ऑफ सी, सी के यूनिट का चर्चा करते हैं तो क्या हो जाएगा, C इक्वल्स टू होता है 1/r, तो 1 यूनिट ऑफ R, इट मीन्स ओम इनवर्स। क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। R का यूनिट ओम होता है तो ओम 1/ओम इक्वल्स टू हो जाएगा ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को ही अब आप क्या बोल सकते हो, महो बोल सकते हो। ठीक है, और यह होता है, या आप इसे साइमेन भी बोल सकते हो, सीमेंस, सीमेंस भी बोला जाता है, एस से डिनोट करते हैं, सीमेंस या साइमन। साइमन भी कहीं बोला जाता है, सीमेंस भी बोलते हैं। ठीक है, और इसे डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, एस से। यह हो गया आपका यूनिट ऑफ सी, ये आपका यूनिट ऑफ सी हो गया। क्या 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 हो गया, ओम इनवर्स हो गया, इसी को आप महो बोल सकते हो या इसी को क्या बोल सकते हो, साइमन बोल सकते हो। ठीक है, ओम इनवर्स या महो या साइमन, एस से डिनोट करते हैं। क्लियर है? अब जो है, अगर यूनिट का बात करेंगे, किसके यूनिट का बात करेंगे, कप्पा या सिग्मा के यूनिट का बात करेंगे बहुआ। कप्पा या सिग्मा के यूनिट का बात करेंगे तो कप्पा या सिग्मा का यूनिट क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। यूनिट ऑफ ठीक है, ये जो है क्लियर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको इरेज करके यहां पर लिख देते हैं। यूनिट ऑफ कप्पा या सिग्मा क्या होगा बउआ, ध्यान दीजिए आप लोग। यूनिट ऑफ कप्पा और सिग्मा। ठीक है, तो कप्पा इक्वल्स टू क्या होता है, ये हो जाएगा सिग्मा इक्वल्स टू 1/1 यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी। और रजिस्टिविटी का अभी अभी आप लोगों ने यूनिट निकाला, अभी निकाला ना रजिस्टिविटी का यूनिट, तो 1/, क्या हो जाएगा, तो अभी आपने पढ़ा था कि R इक्वल्स टू रो इंटू L/A होता है। ठीक है, और रो इक्वल्स टू क्या आपने पढ़ा कि R इंटू A/L होता है। R का क्या, ओम, और A और CM² CM क्या हो जाएगा, CM। ओम इंटू क्या होता है,
रो छोड़ दीजिए, R इंटू अपन ओम इंटू सेंटीमीटर या ओम इंटू मीटर। तो यहां पर आप ओम इंटू सेंटीमीटर लिख लो, सेंटीमीटर के जगह पर मीटर भी लिख सकते हो। तो बताइए क्या हो जाएगा जी, ओम भी ऊपर यानी ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, या ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। ए बउआ देखते जाएगा जी, और करके हम लिखते जाएगा जी, आप लोग देखते जाएगा जी। ए बउआ मोरे देखेगा जी, ओम इनवर्स को हम का लिख सकता है जी, ओम इनवर्स को साइमन लिख सकता है जी। साइमन को किससे डिनोट करता है जी, एस से, यानी साइमन इंटू मीटर इनवर्स। और क्या लिख सकता है जी, साइमन इंटू सीएम इनवर्स। ये सब केकर यूनिट होवत है जी, तो ये सब यूनिट होता है कप्पा का। किसका यूनिट होवत है, तो ये सब कप्पा का यूनिट होवत है, सिग्मा के यूनिट होवत है। और कप्पा या सिग्मा को ही हम लोग का कहते हैं जी, तो कप्पा या सिग्मा को ही हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यह आपका जो है था लेक्चर नंबर 15, लेक्चर नंबर 15। और इसके बाद हम लोग क्या स्टडी करेंगे, तो इसके बाद हम लोग को स्टडी करना है मोलर कंडक्टिविटी के बारे में और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी के, मोलर कंडक्टेंस के बारे में और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। लेमडा ई के बारे में और लेमडा एम के बारे में, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, ठीक है। तो वो आपको मिलेगा लेक्चर नंबर 16 में, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और फिर हम लोग मिलते हैं लेक्चर नंबर 16 के साथ, ठीक है। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।